गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग होमवर्क वाला डे 13 करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 7th डीपीपी करेंगे। पहले जो डीपीपी बन रही थी वो 5 क्वेश्चन की बन रही थी, लेकिन अब जो डीपीपी बन रही है वो सब के सब 10 क्वेश्चन की हैं। तो एक डीपीपी में आपको 10 क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से 50 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, R इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, अब क्या और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, जानते हैं, समझ के करेंगे ना। ठीक है, अब क्या किया गया कि इनके बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया गया। Q1 और Q2 के इन बिटवीन कोई मीडियम फिल कर दिया गया। तो मीडियम फिल करने से फोर्स बदल जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि फोर्स अगर ना बदले तो हम नई डिस्टेंस क्या करें। अगर हम वही पुरानी डिस्टेंस रखेंगे तो फोर्स निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक भरने के बावजूद भी चाहते हैं कि फोर्स ना बदले तो हमें एक डिस्टेंस में कोई चेंज करना पड़ेगा। तो नई डिस्टेंस हमने मान ली आर डैश, और नया फोर्स हो गया एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में के आ जाएगा, और Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर। हमें नई डिस्टेंस का पता करना है। के की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग के कहते हैं। इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 5। ठीक है ना, अब इनका कहना है कि जो नया फोर्स है वो पुराने के बराबर ही बना रहे। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये सारा कट गया, ये सारा कट गया, तो यहाँ पर आया 1/k आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से hence r dash square is equal to r square by k means 50 into 50 by k की वैल्यू 5। ये हो गया 50 into 10 यानी कि 500। hence r dash is equal to under root 500 means 10 under root 5। दिख रहा है ना आप लोगों को, 10 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 की वैल्यू लगभग 2.33 के आसपास, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा 2.23। ठीक है, अंडर रूट 5 2.23, तो ये आ जाएगा 22.3 मीटर नई डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि पहले बीच में एयर है और फोर्स F लग रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भर देने से फोर्स बदल जाता है, लेकिन इनका कहना है कि फोर्स हम बदलवाना नहीं चाहते हैं। तो हमने कहा अगर आप फोर्स बदलवाना नहीं चाहते हैं तो आपको दूरी को कम करना पड़ेगा, जिससे कि वही फोर्स अभी भी लगे जो पहले लग रहा था। पहले बीच में एयर थी, अब डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के भरने से फोर्स कम हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि फोर्स कम ना होने पाए तो हमें बीच की डिस्टेंस को कम करके फोर्स मेंटेन कर सकते हैं, है ना। वही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। नोट कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, थोड़ा सा साथ साथ में नोट करेंगे, जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही करेंगे, समझते हुए नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, विजिबिलिटी वगैरह है, आपको दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा। हटा दें इसको भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, और क्या है इसके बाद यहाँ पर सामने 2 पॉइंट्स हैं। एक का कोऑर्डिनेट है a, 0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है 2a, 0।
और एक पॉइंट चार्ज को हमें ए से बी, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लेकर जाने को कहा गया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला बताइए पहले। फॉर्मूला होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है ना, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इसमें हम लोग माइनस साइन बाहर लगाकर इसको कर सकते हैं V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1। तो R2 कितना है 2a और R1 कितना है a, ठीक है ना। a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। अगर लॉग ये माइनस साइन अगर हम हटाना चाहते हैं तो लॉग को हम रिवर्स कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। लॉग को रिवर्स कर दिया जाए माइनस की वजह से, है ना, क्योंकि माइनस जब यहाँ जाएगा तो ये लॉग का मान लॉग 2 की जगह पर लॉग 1/2 कर दिया जाएगा, बेस ई पर ये लॉग है। तो क्वेश्चन अच्छा है और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है तो V1 ज़्यादा होगा V2 से, क्योंकि ये पॉइंट पास में है और ये पॉइंट दूर है, तो V1 V2 से ज़्यादा होगा। और V1 और V2 के डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ाते हैं जब क्लास में, तो बताते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1, ठीक है ना। तो R2 कितना है 2a और R1 यहाँ से R2 कितनी दूरी है 2a और यहाँ से R1 कितनी दूरी है a, तो log 2a बाई a कैंसिल करेंगे, log 2 के फॉर्म में आंसर आएगा विद माइनस साइन। और अगर हम माइनस साइन नहीं चाहते हैं तो हमें log को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा है, रिलेवेंट है, देख लिया आपने, नोट कर लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो इसको जरूर अपने नोट्स में डालिए, ये बिल्कुल काम का फार्मूला है, बुकलेट में दिया हुआ है। अगर आपके नोट्स में कहीं ना हो, किसी के नोट्स में, तो वो इसको नोट कर लें। आगे चलेंगे भाई। An electric dipole is placed perpendicular to a infinitely line of charge। ये एक वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखिए, और यहाँ पर एक डाइपोल को रखा गया है इस तरीके से कि P उसका टुवर्ड्स राइट हो। तो P टुवर्ड्स राइट तभी होगा जब माइनस पहले और प्लस बाद में होगा, तब P इस तरह बनेगा, माइनस से प्लस की ओर होता है। अगर नहीं मालूम है तो इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर होता है और डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने का टेंडेंसी कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उस डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, और जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा उस डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि इस डाइपोल पर क्या होगा। तो देखिए माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए फोर्स F1 है, और प्लस को रिपेल करेगा, फोर्स F2 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं पास होने की वजह से F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी, यानी कि डाइपोल इस लाइन ऑफ चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो डाइपोल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द लाइन ऑफ चार्ज। बाकी डाइपोल रिपेल सवाल ही नहीं, गलत हो गया। डाइपोल डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिल्कुल गलत हो गया। एक तरफ फोर्स ज़्यादा एक तरफ फोर्स कम है तो नेट फोर्स तो लगेगा। डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज द टॉर्क। तो फोर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इतना तो सही है, लेकिन एज वेल एज टॉर्क वाली बात गलत हो गई, क्योंकि दोनों फोर्सेस जब एक ही लाइन में लगते हैं तो वो कभी टॉर्क नहीं बना पाते। जब दोनों फोर्सेस एक ही सीध में होते हैं तो वो कभी भी टॉर्क नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो डी जो ऑप्शन है उसमें आधा पार्ट तो सही है कि द डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स, लेकिन ये जो आधा पार्ट है ये इनका गलत हो गया।
इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ए ऑप्शन सही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज 2 × 10⁻⁸ इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 124 और एट द पॉइंट 242 मीटर द अच्छा ये देखिए क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि एक चार्ज जो है वो 124 पॉइंट पर रखा हुआ है, 124 पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है कोई, और ये पॉइंट है 4,2,0 मीटर, ठीक है ना, मीटर। तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल 36 वोल्ट होगा, ऐसा ही बताना चाह रहे हैं। तो पहले हम R निकाल लें भाई, R वेक्टर निकाल लें जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ऑप्शन को भी चेक कर पाएंगे। तो R वेक्टर पहले बना लिया जाए, R वेक्टर बना लेते हैं आप लोग। चार्ज से P की तरफ जो एरो बनेगा दैट विल बी द R वेक्टर। तो R वेक्टर विल बी इक्वल टू हेड माइनस टेल करके चलिए 4 - 1 I कैप प्लस 2 - 2 J कैप प्लस 0 - 4 K कैप, ठीक है ना। ये 3 I कैप प्लस 0 J कैप -4 K कैप, ठीक है। तो अब हम उस पॉइंट पर, चलो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। तो √3² प्लस 4², तो 9 + 16 25, 9 + 16 25, √25 मतलब बोलो 5 मीटर, ठीक है। तो आइए पॉइंट P पर पहले पोटेंशियल को फाइंड कर लिया जाए। एट पॉइंट P पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलिए 1/4πε0, समझते हुए चल रहे हैं ना, Q/R। तो 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8, समझते हुए चलेंगे ना ठीक से, अपॉन में 5। तो ये हो गया 18 और × 10, तो 180/5 मतलब 36 वोल्ट। तो पहला ऑप्शन ही हमको सही मिल गया। उसके आगे हम चेक करना चाहें तो चेक करें, लेकिन अगर सिंगल आंसर करेक्ट है तो हमें आगे चेक नहीं करना चाहिए एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। तो पॉइंट P पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी, जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फार्मूला है वो है Q/R³ और साथ में R वेक्टर। तो R वेक्टर क्योंकि I और माइनस के प्लेन पर है। किस प्लेन पर है बताओ? I माइनस, हाँ मतलब X और माइनस Z प्लेन। कौन सा प्लेन बताओ? R जो वेक्टर है वो किस प्लेन पे है? X और माइनस Z प्लेन पर है। इसकी वजह से E भी कैसा होगा? E भी किस प्लेन पर होगा? X, माइनस Z प्लेन पर होगा, Y डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि X और माइनस Z के बीच में कहीं पर होगा। फील्ड विल इंक्रीज इफ स्पेस बिटवीन पॉइंट्स फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कभी नहीं अगर बीच के स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। ऑल ऑफ द अबव, तो खैर वही गया गलत, केवल ए सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है और इसका ये पार्ट जो किया गया है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर वाले फार्मूले में Q के अपॉन में R² नहीं बल्कि R³ होता है और ऊपर R वेक्टर होता है। If the potential at center of uniformly charged hollow sphere is V, अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो सेंटर से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन बनेगा। आइए सेंटर पर पोटेंशियल लिखें पहले हम लोग। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के बराबर यानी कि 1/4πε0
Q बाई आर। तो यहाँ से हम लोगों ने Q को फाइंड कर लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। आइए एट पॉइंट P हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, तो 1/4 Q बाई आर स्क्वायर, और हम लोग Q को रिप्लेस कर देंगे VR बाई K। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा VR बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो आपका पहला ऑप्शन VR बाई आर स्क्वायर, ये गलत हो गया, देखिए ये सही हो गया, VR बाई आर गलत हो गया, आर स्क्वायर होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। समझते हुए चल रहा है ना, समझते जाइए, देखते जाइए। हमें यहाँ पर फील्ड फाइंड करना था, लेकिन हमें इस पर कितना चार्ज है ये पता नहीं था, और इसीलिए हम पॉइंट P पर फील्ड को नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने इस पर चार्ज Q माना, और फिर V की हेल्प से Q को लेकर E में रख दिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया। समझते हुए चल रहे हैं ना। देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन x डायरेक्शन। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि x डायरेक्शन में है, और फिर क्या करना है देखते हैं। एक चार्ज है 0.2 कूलम्ब, इसको हमें 2 मीटर डिस्प्लेस करना है 60 डिग्री पर। ये एक चार्ज Q है जिसको हमें ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, कितने डिग्री पर? ये है 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगेगा, और अगर वर्क डन की वैल्यू 4 जूल है, ये लिखा हुआ है, 4 जूल का अगर वर्क डन हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल सब कुछ दिया हुआ है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स विल बी QE, है ना, एंड कॉस थीटा। तो Q की वैल्यू 0.2, E की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, D की वैल्यू 2, और कॉस 60 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 0.2E आएगा, और वर्क डन कितने जूल है? 4 जूल है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 4 जूल अपॉन 0.2, यानी कि 40/2। समझते हुए चल रहे हैं ना, देखिए आसान है। 40/2 यानी कि 20 वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, और न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। 20 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एक अकॉर्डिंग टू द फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो कूलम्ब पर न्यूटन भी लिख सकते हैं, और इसके हिसाब से देखेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। समझते हुए चल रहा है ना ठीक से। टू थिन वायर्स रिंग each having radius r is placed at distance d। 2 रिंग्स हैं जो कि चार्ज्ड रिंग्स हैं, और सिमिलर, इक्वल बट अपोजिट चार्ज कंटेन कर रहे हैं। दोनों का रेडियस r है, यानी कि एक जैसी साइज की हैं, और बीच की दूरी d है। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल V1 और इसके सेंटर पर पोटेंशियल V2 का डिफरेंस हमको फाइंड करना है। सवाल आपने समझ लिया, सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस, सेंटर टू सेंटर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम लोग V1 और V2 लिख लेते हैं, चलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q का सेंटर है तो Q बाई R, और माइनस Q का एक्सिस है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लिखेंगे √r² प्लस d²। ये फॉर्मूला सबको मालूम है ना। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 1 चार्ज माइनस Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन r² प्लस d²। इसी प्रकार से दूसरी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q का सेंटर है तो अपॉन R करेंगे, और प्लस Q का एक्सिस है
तो एक्सिस वाला फार्मूला करेंगे, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जैसे V1 को लिखा था वैसे ही हम V2 को लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हम लोग नहीं Q बाहर ले सकते हैं, केवल Q बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/R 1/R, ठीक है ना, माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 1/R है ना, और फिर माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस प्रकार से ये टर्म भी 2 बार है और ये टर्म भी 2 बार है, तो डबल हो जाएगा। जब डबल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 मतलब 2Q हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हमने डबल बाहर ले लिया तो 1/R अंदर रहेगा माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंदर रहेगा, ठीक है ना। जब ये 2 बार है तो यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 बाहर ले चुके हैं। ये भी 2 बार है तो 2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर बताइए, क्योंकि वो 2 हम बाहर ले चुके हैं। तो जब हम 2 से 4 को कट करेंगे तो नीचे क्या आएगा बताइए, 2। तो आंसर होगा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1/R माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है। और इस सवाल में हम लोगों को रिंग की वजह से सेंटर पर और रिंग की वजह से एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, इस सवाल में हमको ये सीखने को मिलता है। और ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, समझ के चल रहे हैं ना सब लोग। The electric field at the distance 2 cm from the center of a hollow sphere conducting shell of radius 4 cm having charge this on its surface. Electric field at the distance 2 cm from the distance, okay, जो स्फीयर है उसका रेडियस तो 4 सेंटीमीटर है और ये यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इस पर चार्ज Q है मान लीजिए, और सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। तो हॉलो इन्वेलप के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नहीं होता, ठीक है ना। हॉलो शेल के अंदर फील्ड हो सकता है, हॉलो चार्ज शेल के अंदर फील्ड हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब अंदर कोई चार्ज भी रखा गया हो। और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई फील्ड भी नहीं होगा। तो E इनसाइड विल बी इक्वल टू 0। पॉइंट P पर फील्ड 0 होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है और पॉइंट P हॉलो शेल के अंदर है, इसलिए फील्ड विल बी 0। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। गॉस कहते हैं अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर कोई फील्ड भी नहीं होगा। अ चार्ज की हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए वेक्टर लगा नहीं है, लेकिन आपको जब ये पेपर में सवाल मिलेगा तो या तो वेक्टर लगा होगा या फिर ये डार्क होगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स में डार्क अल्फाबेट से जो लेटर लिखा जाता है ना, डार्क से, वो वेक्टर माना जाता है। एनसीईआरटी में, पूरी एनसीईआरटी में किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगा है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो देखेंगे तो वो डार्क बना होगा बाकी अक्षरों से, है ना, बाकी लेटर्स से वो डार्क लेटर होगा। डार्क लेटर का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज QE डिस्प्लेसमेंट, तो Q को बाहर रखे हम लोग, ठीक है ना। और चार्ज को कैपिटल Q बोला गया है, कैपिटल Q बोला गया, तो कैपिटल Q। और ये क्या है, E1 I कैप प्लस E2 J कैप, ठीक है ना, दिख रहा है ना, देखिए
E1 I कैप, E2 J कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज A I कैप प्लस B J कैप। तो हमने डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। I का I वाले से होगा E1A और J का J वाले से होगा तो E2B, और ये I और J कहाँ चले गए, बिकॉज I डॉट I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 1 और K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 1 होता है। तो इस प्रकार से इस DPP में 9 क्वेश्चन रखे गए थे और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन से जो कंप्लीट हो गए। और अब हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और सिंपल सर्किट्स के DPP वगैरह बनाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ DPP मैकेनिक्स की और बनाएंगे। मतलब साथ साथ हम मैकेनिक्स को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, मैकेनिक्स को कवर किया था और अब इस समय हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सिंपल सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस सीक्वेंस में सारे DPP और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और इसी तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा। जो फार्मूले आप भूल रहे होंगे वो फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर देते वक्त फार्मूले वगैरह जरूर पढ़ के ही पेपर दीजिए, तो पेपर में 5-6 क्वेश्चन का फायदा जरूर होगा। और जब आप पढ़ के पेपर नहीं देंगे, फार्मूला समझकर सब फार्मूले वगैरह रिवाइज करके पेपर अगर नहीं देंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे, जो कि आपको रूम में आ जाएंगे लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं आ पाएंगे। तो पढ़कर रिवाइज करके ही पेपर देना सबसे अच्छा रहता है, हमेशा यही काम करना है। चलिए, हो गया।